नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश है और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस नए चैनल सार्थक निगम पर। आज से मैं अपने चैनल पर एक नए पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में तथा अपने भारत देश के महापराक्रमी राजाओं-महाराजाओं के बारे में बताऊँगा तथा ऐसी अन्य रोचक घटनाओं के बारे में आप लोगों को अवगत कराऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महापराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान जी की अक्षम्य गलतियों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वीराज जी के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे कि वो बहुत बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे तथा उन्होंने कई ऐसे पराक्रम वाले कार्य भी किए। परंतु उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां भी की इतिहास में जिसे कि हम नकार नहीं सकते। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने नए पॉडकास्ट का। पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर और कलचुरी की राजकुमारी रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ माह के 12वीं तिथि को हुआ था। वे बहुत सी भाषाओं के जानकार थे और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर रखी थी। शब्द भेदी बाण के तो वो सिद्धहस्त थे, यानी कि कहीं से आवाज भी अगर होती थी तो वो उस आवाज को सुनकर अपना बाण चलाते थे और निशाना सटीक लगता था। उन्होंने बचपन में शेर का जबड़ा अपने हाथ से फाड़ दिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितना अपार बल था। जब उनके पिता राजा सोमेश्वर का देहांत विक्रमी संवत 1134 को हुआ, तो उसके बाद उनकी मां ने उनके संरक्षण का जिम्मा उठाया। उस समय पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे। हालांकि हमीर महाकाव्य दावा करता है कि राजा सोमेश्वर ने खुद पृथ्वीराज को अपनी गद्दी सौंपी थी और संन्यास लेकर वन में चले गए थे। पृथ्वीराज का शासन उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक विस्तृत था। पृथ्वीराज चौहान तरावरी में एक किला बनवाकर, जो कि आज करनाल में है, जिसका नाम उस टाइम पे तराइन हुआ करता था, वहां पे रहते थे। तो पृथ्वीराज जी की पहली गलती क्या थी? सन 1175 में मोहम्मद गौरी ने सिंधु नदी पार कर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1206 में उसने गुजरात पर हमला किया, जो चालुक्य राजा द्वारा शासित था। चालुक्य यानी आज के सोलंकी राजा, आज के जो सोलंकी हैं, उस टाइम पे उन्हें चालुक्य कहा जाता था। गुजरात की ओर जाते हुए उसकी सेना चौहान साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरी और ऐसा अंदाजा इस प्रकार से लगाया जाता है क्योंकि उस क्षेत्र के मंदिरों का जो विध्वंस हुआ था और बहुत ही बड़ी मात्रा पे जो भी उनके रास्तों में मंदिर पड़ते थे, वो उन सबको तहस नहस करते हुए चलते थे, क्योंकि बुत परस्ती के खिलाफ थे वो। और लोध्रुव के पद दलित किए जाने से भी ये बात पता चलती है, भाटी शासक लोध्रुव। इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यों की सहायता अपने मंत्री कदम बावसा की सलाह पर नहीं की, जो कि उनको करनी चाहिए थी। हालांकि चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, पर इस युद्ध से चौहान ने दूरी बनाए रखी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था ये। यदि चौहानों ने चालुक्यों के साथ मिलकर आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध जंग लड़ा होता, तो गौरी या उसके सैनिक में से कोई जिंदा बचकर नहीं जाता और फिर कोई मुस्लिम शैतान भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। परंतु सक्षम, सबल, महापराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भारत राष्ट्र और भारत की जनता के साथ इससे भी भयानक गलतियों का प्रदर्शन आगे किया। क्या थी वो गलतियां? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं पृथ्वीराज चौहान की दूसरी गलती की तरफ। भारत पर मुस्लिम आक्रमण लगातार हो रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था, यह सोने की चिड़िया के नाम से जाना करता था और भारत में अपार धन संपत्ति, ज्ञान, पुस्तकें, हर चीज का भंडार था।
प्रचुर मात्रा में हर चीज़ उपलब्ध थी यहाँ पे, ज्ञान से लेके धन तक, और वो लोग उसी को पाना चाहते थे। चौहान साम्राज्य भी इससे छूता नहीं रहा था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण चौहान साम्राज्य पर भी हुआ था, और ये और बात है कि चौहानों ने उन्हें बार बार शिकस्त दी थी, पर वो भी ढीठ था। इन विषम परिस्थितियों में भारत के दो शक्तिशाली राज्यों का आपसी टकराव कतई उचित नहीं था। जैसा कि आपको पता ही है, राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भी संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। संघर्ष तो नहीं कहेंगे उसे, युद्ध ही हुआ था। पर जयचंद मूर्ख था और आगे गद्दार भी बना, पर दुश्मनों के सर पर होते हुए सिर्फ एक स्त्री के लिए यानी कि उसकी पुत्री जो थी, उसको पृथ्वीराज चौहान जी भगा के ले गए थे, या आप ये भी कह सकते किडनैप करके ले गए थे और शादी कर ली थी। तो एक स्त्री के लिए आपस में इस समय पर युद्ध करना बिल्कुल भी दिमाग वाला काम नहीं था। आपसी टकराव कतई उचित नहीं था। एक बड़े राज्य के विरुद्ध दुश्मनी मोल लेना कतई उचित नहीं था उस टाइम पे, जब आपके सर पर दुश्मन खड़े हुए थे। और न ही एक स्त्री के लिए अपने 40% वीर योद्धाओं को कुर्बान करना उचित था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने केवल सैन्य रूप से कमजोर हुए, बल्कि जो उनके सहयोगी कन्नौज थे, जो कभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में लड़ा करते थे, वो उनके विरुद्ध हो गए। इतना ही नहीं, संयोगिता के अपहरण की घटना के बाद जयचंद ने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हर प्रकार से सहायता की। मतलब वो चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान हार जाएं, चाहे जैसे हारें। और मोहम्मद गौरी तो था ढीठ ही, इतनी बार हारने के बाद भी वो बार बार वापस आता था लड़ने के लिए। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती क्या थी? जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराकर युद्ध में बंदी बना लिया और उसे उन राज्यों के अधिपतियों से माफी मांगने को कहा जिसे उसने लूटा था, बस माफी मांग के छोड़ देने के लिए। मतलब इससे बड़ी मूर्खता क्या ही हो सकती है कि आप अपने दुश्मन को हराएं युद्ध में, जो आपकी जान लेने के लिए आया है, आपके राज्य को बंदी बनाने के लिए आया है, आप उसको माफी मंगवाकर जिंदा छोड़ देते हैं। खैर, ये गलती एक बार नहीं हुई थी, गलती नहीं, ये मूर्खता थी। खैर, पर ये एक बार नहीं, कई बार हुई थी ये गलती। उसे जिंदा छोड़ दिया पृथ्वीराज जी ने। पृथ्वीराज प्रबंधक ऐसे 8 युद्धों का विवरण देता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर बंदी बनाया और फिर यूं ही छोड़ दिया। ना तो दंडित किया, ना ही हर्जाना वसूला, ना ही कुछ और किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। प्रबंध कोष द्वारा 20 बार गौरी को हराकर युद्ध में बंदी बनाए जाने का जिक्र मिलता है और 21 बार हार जाने का जिक्र करता है। मतलब 21वीं बार में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 20 बार हराया और 21वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, जो कि गौरी ने बेईमानी से लड़ा था। उसका भी जिक्र मैं आगे करता हूँ। सुरजन चरित और पृथ्वीराज राशि भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच 21 युद्धों का वर्णन करता है। गौरी ने सरहिंद यानी जो आज के नाम पे भटिंडा के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला किया, जहाँ थोड़े से ही किले के रक्षक बचे थे, लेकिन फिर भी वीर क्षत्रियों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। फिर गौरी ने शांति वार्ता के लिए उन्हें बुलाया और कैद कर छल से किले पर अधिकार कर लिया। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी पर हमला किया। गौरी नहीं, गोरी सेना सहित दुर्ग छोड़कर भाग गया। भटिंडा को फिर से हिंद के क्षेत्र में मिला लिया गया। गद्दार जयचंद के सहयोग के भरोसे गौरी ने फिर आक्रमण किया, पर इस बार भी पृथ्वीराज चौहान के वीर सैनिकों ने उसे निस्तना-बूद कर, हाथ पैर बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने फेंक दिया। पृथ्वीराज चौहान ने हर्जाना वसूला और छोड़ दिया। पता नहीं दया करके या अहंकारवश
उसे बार बार जिंदा छोड़ दिया गया। ये शायद दया नहीं, अहंकार ही था। पृथ्वीराज चौहान जी को लगता था कि ये ऐसे ही है, यानी कि रास्ते का चलता हुआ कुत्ता है, भौंकेगा, काटने आएगा तो इसको डंडा मार के भगा देंगे, बस। बट ये अहंकार टूटने वाला था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का आखिरकार आखिरी संघर्ष हुआ। इस प्रकार 1192 की तराइन युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान ने शैतान गौरी को कई बार कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर भगाया था। यह जिंदा पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया, माफी मंगवा के, हाथ पैर जुड़वा के यूं ही छोड़ दिया। 1192 में जयचंद के सहयोग से लड़ रहे गौरी को तराइन यानी करनाल के युद्ध में भी हिंदू वीरों ने छक्के छुड़ा दिए थे। उसने हाथ जोड़कर रात्रि में युद्ध विराम की प्रार्थना की, जिसे पृथ्वीराज ने धर्म युद्ध की नीति के अनुसार मान लिया और युद्ध बंद कर दिया। लेकिन जो गौरी था, इतना बड़ा शैतान व्यक्ति था वो, कि उसने रात में पृथ्वीराज चौहान के निश्चिंत सोए हुए सैनिकों पर एकाएक धावा बोल दिया और उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। पृथ्वीराज चौहान भी बुरी तरह घायल हो गए, दुश्मन सेना से घिर गए। गौरी उनके पास हंसता हुआ पहुंचा और बोला, आखिर मैंने हरा ही दिया ना तुम्हें। पृथ्वीराज चौहान जी ने जवाब दिया, तुमने छल से हराया है हमें, यह धर्म नहीं है। अपनी शारीरिक पीड़ा को दबाते हुए चौहान क्रोध से फुफकारते हुए बोले, युद्ध जीतना ही हमारा धर्म है, जीत चाहे जैसे भी मिले। गौरी हंसता हुआ बोला। अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करते हुए चौहान गरजा, युद्ध में हार जीत होता ही रहता है। मैंने कई बार तुम्हें रणभूमि में हराया और बंदी बनाकर जिंदा छोड़ दिया, पर मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं। हंसता हुआ गौरी बोला, मैं अपने हाथ आए शत्रु को जिंदा छोड़ने की मूर्खता नहीं करूंगा पृथ्वीराज, और ना ही हाथ में आए तुम्हारे राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। अब पृथ्वीराज चौहान के दिल में दर्द और पश्चाताप की एक भयंकर लहर सी उठी। वह अपने अहंकारवश पूर्व में किए गए अपनी गलती पर घोर निराशा में डूब गए। उन्हें एहसास हो रहा था, उसने गौरी जैसे नीच शैतान को जीवन दान देकर अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपनी प्रजा से गद्दारी की थी। दर्द और शोक में डूबा उनका मस्तिष्क उनकी छाती पर लुढ़क गया। कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान गौ माता के भक्त थे, उनकी पूजा किया करते थे, और उनकी इसी कमजोरी का फायदा इस बार गौरी ने उठाया। वह शैतान युद्ध के मैदान में गौओं की भीड़ को आगे कर युद्ध के मैदान में उतरा। गौ माता के झुंड को देखकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने हथियार रख दिए, और पृथ्वीराज के उस पराजय का गम उनके वंशजों में आज भी है। इस मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक स्थित अटारी गांव में, साथ ही किशनपुरा, लालपुर और मटियारी के में पृथ्वीराज के करीब 15,000 वंशज दिवाली आज तक नहीं मनाते हैं, बल्कि वो एक जगह पर एकत्र होकर शोक मनाते हैं। इस गांव में पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। और इसके बाद आगे जो हुआ इस युद्ध में पृथ्वीराज जी के हारने के बाद, इससे तो आप लोग सब अवगत हैं। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फोड़ दी, उन्हें बहुत ही प्रताड़नाएं दी, और बाद में पृथ्वीराज जी ने उसे शब्द भेदी बाण से मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी पृथ्वीराज जी की गलतियां, जिन्हें कि कोई भी माफ नहीं कर सकता, जिन्हें उन्होंने खुद भी माफ नहीं किया होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी और ये पॉडकास्ट? प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करें, और अगर आपको सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और ऐसी हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार।
मेरा नाम है अवनीश और आप सुन रहे थे पृथ्वीराज चौहान की हुई गलतियाँ। धन्यवाद।